दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसमें कि कॉमेडियन समय रैना और उनके साथ साथ और भी जो बाकी स्टैंड अप कॉमेडियंस थे उन पे ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिव्यांग जनों पर असंवेदनशील चुटकुले किए। अब ये जो मामला है, ये मामला हमारे फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच की जो रेखा वर्तमान समय में काफी धुंधली होती नजर आ रही है, इसकी तरफ हमारा ध्यान एक बार फिर से खींचता है। ये जो मामला है वो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इसके तरफ हमारा ध्यान एक बार फिर से खींच रहा है। ये जो मामला है वो इस बात की तरफ हमारा ध्यान खींच रहा है कि वर्तमान डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है। तो आज के इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें जो मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या सीमाएं हैं, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है और सरकार इस मामले में क्या कर रही है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि हुआ क्या है, इस पूरे मामले का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है और कुछ कॉमेडियंस पे दिव्यांगजनों पे असंवेदनशील चुटकुले करने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है ये फ्री स्पीच के दुरुपयोग का मामला है, क्योंकि इससे हमारे समाज के कुछ जो असंवेदनशील वर्ग हैं, उस समाज के संवेदनशील वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंची है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र से भी इस मामले में संज्ञान लेने को कहा, और ये कहा कि सोशल मीडिया और पॉडकास्ट जैसे मंचों पर जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, जो कॉमेडियंस आते हैं या जो पॉडकास्टर्स होते हैं, उनका आचरण किस तरीके का हो, इस बात को विनियमित करने के लिए सरकार को एक गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। अब देखिए ये जो विवाद है, अगर इसका आप अपने सिलेबस के साथ कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे तो इस पूरे लेक्चर को देखने का आपका फायदा है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है, ये जो विवाद है, ये आपके जीएस पेपर 2 से जुड़ता है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात है, जुडिशरी की बात है, गवर्नेंस की बात है और डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन की बात है। इसके साथ साथ ये जो मामला है ये आपके एथिक्स के पेपर से भी जुड़ता है, जहां मीडिया एथिक्स है, डिग्निटी है, फिर इन्फ्लुएंसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके बारे में, फिर बैलेंसिंग ह्यूमर विथ सेंसिटिविटी। इसके साथ ये आपके यानी ये 2 पेपर से ये जो मामला है आपका जुड़ता है। अब आइए इस पूरे मामले के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियंस हैं, वो सोशल मीडिया से चूंकि कमाई करते हैं, तो उनका अपने समाज के प्रति और वो फ्री स्पीच का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, इन सब चीज़ों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हाल के वर्षों में हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारे देश में फ्री स्पीच और हेट स्पीच, इनके बीच की जो रेखा है वो बहुत ज़्यादा धुंधली हो रही है। लोग फ्री स्पीच के नाम पे हेट स्पीच दे जाते हैं और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और उन्हें सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन माफ़ी मांगने से जिस समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है, समाज के जिस वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंची है, वो तो वापस नहीं आ सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि विकलांगजनों पर मजाक करना हमारे संवैधानिक उद्देश्य जो ये है कि विकलांगजनों को मुख्य समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इस संवैधानिक उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही साथ हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में जो समान गरिमा है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो हमारे देश के सभी लोगों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो हास्य है यानी कॉमेडी जो है वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब हम हास्य करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हास्य किसी के अपमान में ना बदले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेविटी मस्ट नॉट ब्रीच सेंसिबिलिटीज। ठीक है। तो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस पूरे मामले में किसी समाज के संवेदनशील वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाता है या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है या संवैधानिक उद्देश्य का उल्लंघन करता है, तो उस पर केवल औपचारिक दंड नहीं, बल्कि उसने जो बात बोली है उसका परिणाम किस हद तक है उसके अनुपात में उसके परिणाम तय किए जाएंगे। और कोर्ट ने इस पूरे मामले में समय रैना और बाकी कॉमेडियन से बिना शर्त के सार्वजनिक माफी की अपेक्षा की है। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मामला है इसकी संवैधानिक प्रासंगिकता की बात करें तो ये आपके अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ता है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये जो मामला है ये आपके अनुच्छेद 19(2) से जुड़ता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर युक्तियुक्त संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे जुड़ता है। फिर अनुच्छेद 21 भी इस मामले में हमें निकल के आता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है।
तो चूंकि संवेदनशील वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो अनुच्छेद 21 भी इस मामले में प्रकाश में आता है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में, क्योंकि इस पूरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो स्रोत है वो हमारे संविधान का आर्टिकल 19 है। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा कि भारत में चूंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जो फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि हमारे देश के लोगों के पास इस बात का अधिकार होना चाहिए कि जब सरकार उनके हित में काम ना करे, जब सरकार उनके आदर्श, उनके उद्देश्यों के लिए काम ना करे, तो वो सरकार की आलोचना कर सके। अब इस लोकतंत्र के फ्री स्पीच को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19 एक में हमारे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान की, जिसमें सबसे पहला है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार, तीसरा है कोई संघ या यूनियन बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने का या बसने का अधिकार, और छठा है अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय या पेशे का पालन करने का अधिकार। अब अनुच्छेद 19 में जब ये अधिकार दिए गए, तो इस बात को हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ध्यान में रखा कि हमारे देश के नागरिक जब अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, तो वो इस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के दौरान किसी दूसरे वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन ना करें, हमारे समाज के किसी दूसरे वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। तो इसको इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान ने दो चीजें अपनाया, हमारे संविधान में दो चीजें अपनाई गई हैं। जैसे किसी भी अधिकार के पे एक तो युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, और दूसरी चीज जो संविधान निर्माताओं ने की, माफ कीजिएगा, जो संविधान में की गई, वो ये कि हमारे देश में, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जब हमारे संविधान में शामिल किया गया, तो उसका उद्देश्य ये था कि जब हमारे देश के नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उनको ये ध्यान में रखना है कि अपने समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। इसलिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 19 बहुत प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, स्पेशली अनुच्छेद 19(1). तो अनुच्छेद 19(2) जो है, ये उन सारी स्वतंत्रताओं पे कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध लगाता है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। एक एक करके हम समझते हैं कि अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता पे कौन कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अनुच्छेद 19(2) ये हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाता है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जब भी इस्तेमाल करें, तो कोई ऐसी बात ना कहें जो भारत की संप्रभुता व अखंडता को चोट पहुंचाती हो, कोई ऐसी हम बात ना कहें जो हमारे राज्य की सुरक्षा को अंडरमाइन करती हो, हम कोई ऐसी बात ना कहें जो हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध को दुष्प्रभावित करता हो, सार्वजनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करता हो, हमारे समाज में जो नैतिकता है उसको हानि पहुंचाता हो, किसी समाज के वर्ग की या किसी व्यक्ति की अवमानना करता हो। तो इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करना है। सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध है। वो ये कि जब हमें, हमारे पास अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी सभा या समिति बनाने का अधिकार है, तो हम कोई ऐसी सभा ना करें जिससे सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता हो, सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब होती हो। संघ बनाने का हमारे पास अधिकार है, लेकिन उस पर भी कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध है। अब मान लीजिए संघ बनाने का आपके पास अधिकार है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप बना लोगे, कोई आतंकवादी संगठन बना लोगे, है ना, तो उस पर भी प्रतिबंध है। फिर कहीं भी आने जाने और निवास करने का जो हमारा अधिकार है, उस पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं। तो उन आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी रहते हैं, उन आदिवासियों का अपना एक अलग प्रकार का समाज है, उनका अपना एक अलग प्रकार का रीति रिवाज है, उनकी कुछ अलग संस्कृति है। तो इन आदिवासी लोगों के रीति रिवाज को, इन आदिवासी लोगों की संस्कृति को और इन आदिवासी समाज में हमारे दूसरे क्षेत्र के समाज का हस्तक्षेप ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए आवागमन और निवास पर भी कुछ युक्त संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर आप देखेंगे हम अनुच्छेद 19 जो हमें कोई भी पेशा या कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार देता है, उस पे भी कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध है। अब किसी भी पेशा को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लग जाओगे, है ना, मानव का ही व्यापार करने लग जाओगे, आप बाल श्रम करवाने लग जाओगे अपने काम के लिए, तो ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। तो हर एक अधिकार पे कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए, तो ये आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने
अच्छा, अलग-अलग जो 19 आर्टिकल 19 ए है, जिसमें अलग-अलग प्रकार की जो स्वतंत्रता की मैंने आपसे बात की थी, तो 19 ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उसके बारे में हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और सार्वजनिक व्यवस्था ही केवल इस पे वैध प्रतिबंध का आधार है। दूसरा ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पूर्व सेंसरशिप है यानी प्री सेंसरशिप है वो असंवैधानिक है। प्री सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप अपने न्यूज़पेपर में क्या छापेंगे, इसके लिए आपको सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो सरकार से पहले इजाज़त लेके प्रेस में क्या छपना है, ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। फिर आप देखेंगे कि सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की पृष्ठ सीमा पर लिमिट लगाना, जो प्रेस प्रेस है वो कितने पेज के न्यूज़पेपर छापेगा, इस पे लिमिट लगाना ये भी असंवैधानिक है। इसके अलावा आप देखेंगे बेनेट कोलमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना हमारे देश के नागरिकों के सूचना के अधिकार का हनन है। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के बीच गहरा संबंध बताया। फिर इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये लोकतंत्र की जीवंत नस है। यानी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो नस सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। इसलिए तो हम देखते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर भी कहते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आप देखेंगे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो धारा 66 ए थी उसको भी असंवैधानिक घोषित किया। तो ये कई सारे मामले हैं जिन मामलों में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 की अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई। कुछ मामलों में अनुच्छेद 19 की विस्तृत व्याख्या की गई, तो कुछ मामलों में इस पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। तो इस तरीके से दोस्तों इस पूरी चर्चा का हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि हाल में जो हमें विवाद समय रैना कॉमेडियन का देखने को मिला है, ये विवाद कि एक डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सामने किस तरीके से नई नई चुनौतियां आ रही है, इस बात का प्रतीक है। एक तरफ आप देखिए, लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के जो संवेदनशील वर्ग हैं, जो बहुत लंबे समय से समाज के हाशिए पर रहे हैं, उन वर्गों की गरिमा और सम्मान की रक्षा भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हालिया पहल है, उससे इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो इस डिजिटल युग में कौन सा पॉडकास्टर है, कौन सा इन्फ्लुएंसर है, वो किस तरीके से आचरण करेगा, इसके मामले में स्पष्ट गाइडलाइन बनाएगी सरकार। और सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से ये भी उम्मीद है कि हमारे देश में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी चलती रहेगी। साथ ही साथ इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय हमारे देश के लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि वो समाज के किसी संवेदनशील वर्ग की गरिमा को आहत ना करें। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स द्वारा कमर्शियल फ्री स्पीच को लेकर विशेष गाइडलाइंस की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जिसमें आपको पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, और रोज़ आपको करंट अफेयर्स के नए वीडियोज़ देखने को मिलेंगे जो आपको एक अच्छा और एक बढ़िया सोच डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।